सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड्स सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नंबर 14, जैसे भारत में कृषि विपणन के मुख्य समस्याओं की व्याख्या कीजिए। विपणन प्रणाली को अधिक कुशल बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा कीजिए। तो विपणन से यहाँ पर अभिप्राय हमारा मार्केटिंग से, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भारत में कृषि विपणन के विभिन्न पक्षों और पहलुओं की व्याख्या कीजिए। कृषि विपणन में कमियों को बतलाइए और इसको सुधारने के संबंध में सुझाव दीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर, जो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों मोड में अवेलेबल हैं, इंग्लिश और हिंदी में। बाकी यहाँ पे जो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ वो हिंदी मोड ही है, इंग्लिश में सिर्फ आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं, कृषि विपणन से अभिप्राय सरल रूप से केवल कृषि उत्पादन की बिक्री से नहीं है। इसमें वे सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जिनका संबंध कृषि उत्पाद को एकत्रित करके उनका श्रेणी करने तक और मंडी पहुंचाने तक, अंत में बिक्री करने से होता है। तो मार्केटिंग के विभिन्न बाजार के अगर बात करें तो पहला इसमें स्थानीय बाज़ारों में बिक्री। भारत में किसान अपनी उपज का अधिकतर भाग असंगठित स्थानीय बाज़ारों में बेच देते हैं। एक सरकारी अनुमान के अनुसार बिहार तथा बंगाल में चावल उपज का 89% और 72% बाज़ारों में बेच दिया जाता है। भारतीय किसान अपनी कृषि उपज का 35% गाँव में ही बेच देते हैं और 24% व्यापारियों तथा कमीशन एजेंटों को ग्रामीण क्षेत्र में बेच देते हैं। इससे किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत प्राप्त नहीं होती। यह एक निराशाजनक कीमत पर बिक्री है। दूसरा पॉइंट है इसमें शहरी बाज़ारों में बिक्री। भारत में शहरी मंडियां दो प्रकार की हैं, अनियमित मंडियां और नियमित मंडियां। अनियमित मंडियों में किसान की उपज की बिक्री अधिकतम भाग उन आढ़तियों द्वारा हड़प लिया जाता है जो अधिकतर साहूकार भी होते हैं, लेकिन अनियमित मंडियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अधिकतर मंडियां नियमित हैं जो किसानों को उनकी उपज की ऊंची कीमत देती है। और तीसरा इसमें बिक्री के अन्य केंद्र। बिक्री की अन्य प्रणालियों में अगर बात करें तो सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री होती है। सरकार को प्रत्यक्ष बिक्री से यहाँ पे तात्पर्य है। इसके लिए सरकार ने भारतीय खाद्यान्नों निगम, कपास, जूट निगम इत्यादि संस्थाओं की स्थापना की है। भारत में एग्रीकल्चर मार्केटिंग यानी कि कृषि के विपणन के जो दोष हैं, जो कमियां हैं, उसमें आता है नंबर 1, सामूहिक सौदा शक्ति का अभाव। भारतीय किसानों में सामूहिक सौदा शक्ति का अभाव है। मंडियों में वे अक्सर एक व्यक्तिगत प्रतियोगिता के रूप में अपनी उपज को लाते हैं और इसका परिणाम यही होता है कि वो कम कीमत पर आमदनी करने के चक्कर में उसको सेल कर देते हैं। दूसरा आता है इसमें मध्यस्थों की अधिकता। मध्यस्थों की अधिकता भी विपणन प्रणाली को एक गंभीर दोष है। किसानों और उपभोगों के बीच मध्यस्थों की एक लंबी कड़ी है जो कि उस लाभ का अधिकांश भाग स्वयं हड़प जाते हैं जो सही रूप से किसानों के पास जाना चाहिए। तीसरा इसमें पॉइंट है यातायात संबंधी रुकावटें। फसलें अधिकतर बैलगाड़ी द्वारा मंडी तक ले जाई जाती है। यह यातायात का एक धीमा साधन है और बारिश के मौसम में रास्ते पानी से भर जाते हैं, तो बैलगाड़ियों का चलना बहुत कठिन हो जाता है तथा कृषि उपज को मंडी तक ले जाने का जो यातायात का साधन है उस पर अधिकतम खर्च होता है। तो ये कमियां हैं इसमें। और आता है बाजार सूचना का अभाव। किसानों के पास चल रही बाजार दशाओं के बारे में ज्ञान का अभाव होता है। उन्हें उपज की अच्छी कीमत के संदर्भ में व्यापारियों या महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः वे अपनी फसलों को पास की मंडियों में सस्ती कीमत पर बेच देते हैं जिन पर दलालों महाजनों का प्रभुत्व होता है। और अगर बात करें पाँचवें पॉइंट की, तो उचित संग्रह सुविधाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को संग्रह करने की सुविधा का अभाव है। अक्सर फसल को भूमिगत गड्ढों में या कोठरियों में डाल दिया जाता है जिससे कीड़े मकोड़े, सीलन इत्यादि के कारण फसल जो है नष्ट हो जाती है। और फसलों को सुरक्षित रखने के अभाव के कारण किसानों को अपनी फसल शीघ्र सस्ते दामों पर बाज़ार में बेचनी होती है। आता है अगला पॉइंट बिक्री, कि भारत का किसान अपनी गरीबी के कारण ऊंची कीमत अपनी फसल को नहीं बेच पाता क्योंकि उसे अपनी फसल कटने के तुरंत बाद बेचनी पड़ती है। जैसे साहूकारों व बैंकों के लिए गए ऋण को उसको वसूली के दबाव को कारण वो उपज को कम कीमत पर बेच देता है। बाकी सुविधाओं के अभाव के कारण भी वो उसे बाज़ार में जल्दी बेच देता है।
सातवां पॉइंट है इसमें वित्त का अभाव। अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए छोटे किसानों को महाजनों और व्यापारियों किसानों को इस शर्त पर काम करने देते हैं कि वे कर्जे के बदले उन्हें अपनी फसल बेचेंगे। वे किसान द्वारा बेची जाने वाली फसल को सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। तो ये थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के दोष और कमियां। अब बात करते हैं इनको दूर करने की रणनीति या इनके उपाय। तो भारत में कृषि विपणन के दोष को दूर करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। पहला है इसमें नियमित मंडियां देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई हैं। सबसे पहले यह हैदराबाद में 1943 में स्थापित की गई थी। इन मंडियों को निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस मंडी में कृषि उपज की बिक्री पर एक समिति के नियंत्रण होता है, जिससे उत्पादक व्यापारी किसानों तथा नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। दूसरा, दलालों तथा व्यापारियों का लाइसेंस लेना इसमें ज़रूरी होता है। तोल तथा बाटों पर समिति और राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों की निगरानी होती है। नेक्स्ट है इसमें बाजार समिति पदार्थों के मूल्य संबंधी सूचना देती है। मार्च 2006 में 7,566 मंडियां नियमित कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सरकारी बिक्री समितियां। किसान स्वयं मिलकर इस प्रकार की समितियां बना लेते हैं। ये समितियां अपने सदस्यों का माल उच्च दामों पर बेचने का प्रबंध करती है। किसानों को मध्यस्थों से छुटकारा मिल जाता है तथा इन समितियों से सस्ते ब्याज पर कर्ज भी मिल जाता है। सन 1964 में सहकारी कृषि विपणन संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना है। सन 2001 में इन समितियों में 13,600 करोड़ रुपए की फसलों की बिक्री रिकॉर्ड की गई। तीसरा पॉइंट है इसमें कृषि उपज का विकास तथा श्रेणियाँ। कृषि उपज के श्रेणीयन करने के लिए कृषि उपज श्रेणी एवं विपणन कानून 1937 में पास किया गया। इसमें 1968 में संशोधन किया गया। कृषि पदार्थों मानकीय कारणों के लिए कई एगमार्क खोले गए। केंद्रीय प्रयोगशालाएं और 16 प्रादेशिक प्रयोगशालाएं खोली गई, जो वस्तुओं को किस्म को सुधारने के संबंध में सलाह देती हैं। नंबर 4 आता है बाटों तथा मापों का मानवीयकरण। देश के विभिन्न भागों में तोल के भाग और माप एक समान करने के लिए सरकार ने 1958 में तोल की मौद्रिक प्रणाली शुरू की गई। 1966 में पुराने बाटों को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। माप तथा तोल का मापीकरण और दशमलव प्रणाली के उपयोग से मंडियों में तोल और माप संबंधी अनियमित को दूर करने में सहायता मिल गई। 5वां पॉइंट है इसमें संग्रहण की सुविधा। राष्ट्रीय सहकारी का विकास और भंडार गृह निगम की स्थापना 1956 में की गई। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना 1963 में की गई। केंद्रीय भंडार गृह निगम की स्थापना 18 मार्च 1962 में की गई। यह निगम भारतीय खाद्यान्न निगम के प्रयोग के लिए खाद्यान्नों का निर्माण करता है। और भारतीय अनाज भंडार संसाधन की स्थापना इसमें हुंडपुर में की गई। यह संस्था अनाज बचाव कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को अनाज के भंडार के संबंध में शिक्षा प्रदान करती है। 8वीं योजना के दौरान भारत में संग्रहण क्षमता के विकास के लिए 424 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अगला पॉइंट है इसमें यातायात के साधन। पिछली 3 पंचवर्षीय योजनाओं में यातायात के साधनों का काफ़ी विकास किया गया है। वर्तमान में 20 वर्षीय हैदराबादी योजना के अंतर्गत इसका विकास किया जा रहा है। इस योजना के अनुसार भारत में कोई भी गांव पक्की सड़कों से 4 किलोमीटर की दूरी पर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है इसमें कृषि विपणन संगठन। यह संगठन 3 प्रकार के कार्य करता है: अनुसंधान, विकास तथा श्रेणीयन। कृषि की बिक्री के संबंध में किसानों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए मार्केटिंग, न्यूज़पेपर तथा एग्रीकल्चर मार्केटिंग नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। यह कृषि विपणन के संबंध में किसानों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। बिक्री योग्य अधिक्य का अनुमान लगाने के लिए निरंतर सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। तो ये था यहाँ पे कृषि विपणन संगठन के बारे में। नेक्स्ट है इसमें कीमत समर्थन। तो सरकार किसानों को कीमत समर्थन का आश्वासन बिल्कुल देती है, जिससे उनका कोई लॉस ना हो। इसके अधीन सरकार उत्पादकों को उनकी उपज के लिए एक निर्धारित न्यूनतम कीमत का देने का भी विश्वास दिलाती है। कृषि पदार्थों का समर्थन कीमत प्रति कृषि लागत तथा कीमत आयोग द्वारा तय की जाती है। उत्पादकों के जोखिम
कम करने के लिए और उनकी आय सुनिश्चित करने के लिए कीमत समर्थन नीति ने कृषि के विकास के लिए एक उचित वातावरण बनाने में सहायता की है। तो ये थे हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के जो दोष थी, जो कमियां थी और उनको सुधारने के लिए उपाय थे। ये बिल्कुल पेपर में आपके आ सकता है। बाकी की वीडियो के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा ये बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए, जिनसे उनको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के आप लिंक्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। तो सारे लिंक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको पासवर्ड रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेजेस या मेल कर सकते हैं। HR के नोट्स भी डाल दिए गए हैं, जो आपका एक अल्टरनेट सब्जेक्ट है अगर आपने लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी इकोनॉमिक्स की, और होपफुली आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेट करेंगे।